अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों के बाद फिर मैं हाज़िर हूँ और मुसलसल सफ़र में रहने की वजह से प्रोग्राम करना मेरे लिए एक पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, लेकिन उसके बावजूद अब मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक एक मालूमात पहुँचाऊँ। और शुरुआत करते हैं। कराची के अंदर एक और पुलिस की डिजिटल डकैती सामने आई है। 10 करोड़ रुपए जो है ना वो ऑनलाइन छीन कर जो है अहलकार फ़रार हो गए, जिस पर सीटीडी और उसके बाद सीपेक के जो डीएसपी हैं उनको ओहदों से हटा दिया गया है। इसके साथ इंक्वायरी शुरू की गई है और उसके साथ साथ एक और मामला है कि पीपल्स पार्टी के मुखालफिन के ख़िलाफ़ सिंध भर में इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन जीडीए के जो सरबराह हैं पीर साहब पगारा वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने शुरू में इमरान खान की हिमायत में जो बयानात दिए थे और खुल्लम खुला कहा था कि फ़ौज ने ये इलेक्शन पहले ही जो है वो जरदारी को बेच दिया और उन्होंने उसका अलल ऐलान इजहार किया। उसके बाद यूँ लग रहा है कि उनको बहुत बड़ी जो है वो एक कॉल आ गई है या फिर कोई और मामला हो गया है, जिसकी वजह से पीर साहब पगारा सिंध की सियासत से मुकम्मल तौर पर साइडलाइन हो चुके हैं और उनके इत्तेहादी दरबदर हो चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कराची के अंदर जो मामला हुआ है। कराची में सीटीडी के जो मामलात हैं कि एक तो मैं बता दूं कि ये जितने डिपार्टमेंट खामखा बनाए गए हैं, एसएसयू हो गया, सीपेक की पुलिस सिक्योरिटी अलग बना दी गई, फिर जो है सीआईडी, फिर एंटी इंक्रोचमेंट, ये सारे के सारे जो है ना अपने लोगों को नवाजने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करना, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में करप्शन करना, नीयत इनकी हमारे जो पीपल्स पार्टी वाले हैं साहिबान हैं उनकी यही है। डिपार्टमेंट जो हैं आप देखेंगे पूरी दुनिया में एक ही पुलिस होती है, उसके मुख्तलिफ और जो हैं सेक्शन कहें या फिर और इनके मामला चलाने के लिए अलग अलग इदारे होते हैं, लेकिन वो तब काम शुरू करते हैं जब वहाँ से उनके मामला शुरू होते हैं। पुलिस ही ओवरऑल कंट्रोल करती है। सिंध के अंदर आप देखें ट्रैफिक की पुलिस अलग बनाई हुई है, रिश्वत वो भी ले रही है, उसके साथ आम पुलिस भी ले रही है। फिर आप रोड पे जाएंगे तो रोड वाली पुलिस अलग लेगी, फिर एक्साइज वाले अलग लूटेंगे। फिर ये एक मतलब एक माफिया बना दी गई है सरकारी, जिसका नतीजा ये है कि सबसे ज़्यादा माल डिपार्टमेंट जो है वो आपको लूट कर दे दें। इसमें और कोई अच्छाई वाला काम नहीं है। आप मतलब एंटी इंक्रोचमेंट सेल का हाल देखें, एसएसयू का हाल देखें, जिस पर भी हाथ लगाएं वो सेम वही काम है जो आपको नज़र आएगा। कुछ माह पहले जिसमें डीएसपी उमेर तारिक बाजारी को गिरफ़्तार किया गया था, उसी में भी यही हुआ कि डकैती हुई, एसएसपी लेवल का बंदा उसमें मुलविस था और वो भी साउथ जैसे अहम पोस्टिंग पर, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, मामला रफा दफा हो गया और जो उमेर तारिक बाजारी हैं वो आज़ाद होकर आ गए हैं। अब ये आ रहा है कि सीटीडी ने एक जो है एक मुखबर अपना रखा हुआ था जिसका नाम है इरफान, और उसको ये टास्क दिया गया था कि ऑनलाइन जो धंधे हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी हो रही है और इसमें या फिर और कोई ट्रेडिंग का जो एक क्या कहेंगे कि काम है, उस पर वो नज़र रखें और मुख्तलिफ़ जगहों पर वो इंक्वायरी करके फिर जो है ना शिकार जो है वो सीटीडी के हवाले करें। अब मैं राजा उमर खिताब के बारे में मज़ीद नहीं कह सकता कि इतने अरसे बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लगा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 24 और 25 दिसंबर के दरमियान रात को 10 बजे सीपेक पुलिस और सीटीडी ने एक मिला जुला काम किया और उसमें एक क्रिप्टो डीलर हैं अरसलान, जिनको इन्होंने अगवा किया और उसके बाद उसको शहर के अंदर घुमाते घुमाते उनके मोबाइल से तकरीबन $3,40,000 जो पाकिस्तानी अगर करेंगे तो 10 करोड़ के करीब बनते हैं, $1 280 के करीब चल रहा है, वो इनसे ट्रांसफ़र करवाए और उसके बाद ये जो है ना भाग गए। और उसके बाद ज़ाहिर है फिर उस शख्स ने भी भागम भाग की और अपना सोर्स लगाया होगा, वरना ऐसे तो पुलिस किसी की दादरसी करती नहीं है। तो 27 दिसंबर जिस दिन मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी, उसी का दिन मनाया जाना है। उसी दिन इनका मंगो पीर थाने पर एक केस दर्ज हुआ और 1 जनवरी जो अभी है उसमें बताया ये जा रहा है कि ये एंटी वायलेंट क्राइम सेल है, एवीसीसी, जो मैंने बता रहा हूँ ना, डिपार्टमेंट के ऊपर डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उन्होंने जो है इस मामले की इंक्वायरी शुरू की और उस मुखबर को पकड़ा गया जिसको इन्होंने
तनख्वाह पे रखा हुआ था 60,000 की। उसके बाद इंकशाफ ये हुआ है कि ये जितना भी काम है वो करते थे, मुखबरी करके सीटीडी वालों को बताते थे और सीटीडी वाले इससे माल बटोर कर लोगों को उठाकर और उनसे पैसे लेते थे। ये आज का कोई काम तो यकीनन हुआ नहीं होगा। ये तो कहते हैं ना कि जिसके ऊपर आए तो उसके बाद मामला खुल जाते हैं। और इस तरह से क्रिप्टो अकाउंट और जो तफ्तीश हुई तो उसमें पता चला कि ये पैसे हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र ये उसमें हुए हैं। और इसी तरह से फिर 2-3 और एहलकार थे जिनको गिरफ़्तार किया गया। एक गाड़ी बरामद की गई, $40,000 भी कह रहे हैं कि मिले हैं और एक सीसीटीवी भी मंजर आम से आई है। जिस शख्स को उठाया गया था उसी को मज़ार कायद के करीब ही छोड़कर पुलिस वाले चले गए थे, तो ज़ाहिर है वहाँ से भी सीसीटीवी मिले हैं। अब आते हैं कि ये मामलात क्यों हुए हैं और सिंध पुलिस में जो अभी आईजी साहब हैं गुलाम नबी मेमन और बड़े अहल वज़ीर दाखिला हैं ज़िया लंजार, उन्होंने अभी एक्शन लेना शुरू किया है कि इतने सारे जो हैं ये पैसे कहाँ गए, किसने क्यों लिए। और उन्होंने राजा उमर खिताब को ओहदे से हटाया है जो सीटीडी का बहुत बड़ा एक कहते हैं कि बड़े अरसे से सरबराह रहते हुए आए हैं। बम धमाकों के मामलात हों और कोई इश्यूज़ हों उस पर ये तफ्तीश करते रहते हैं, उनको भी उन्होंने ओहदे से हटाया। और उसके साथ साथ डीएसपी सी पैक हैं राजा फ़र्ख यूनुस, उनको ओहदों से हटाया गया है। अब आगे क्या होगा आपको सबको पता है कि होगा कुछ भी नहीं, लेकिन इसमें मुझे ये लग रहा है कि इनको ये पता चला है कि भाई ये जो 10 करोड़ हैं ये सही तरीके से क्यों नहीं बांटे हैं, क्योंकि इनके तो अच्छे काम पे भी शक करना हमारा अब खून का हिस्सा बन चुका है। हम तो अभी इनके अच्छे काम को भी उसी तरह से देखते हैं कि अगर ये किसी को सवाब का काम भी कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई बदनीयती होती ही होती है। तो ये मामला आप देखें कि इतना बड़ा मामला कि आप लोगों को उठाएं कराची शहर में और उसके बाद उनको घुमाते घुमाते उनके अकाउंट से ट्रांसफ़र भी करवा लें। $3,40,000 की जो है करेंसी आप उनसे ले लें और उसके बाद उनको छोड़ दें। अब इनको ट्रम्प पुलिस ने खुद दिया है कि शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और अगवा बराए तावान इस तरह की चीज़ें, ये भाई सारे जो मामलात हैं इनको आप खुद देखेंगे तो ये मेरे ख्याल में बड़े अरसे से पुलिस करती आ रही है, कोई आज का नहीं। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे, हर पुलिस वाले, हर थाने के अंदर ये काम हो रहा है। मगर क्योंकि इनको हाईलाइट इसलिए करना पड़ता है कि भाई राजा उमर खिताब को हटाया तो पुलिस वो दूध की धुली हुई हो जाएगी, फिर अगर एक्शन लेंगे तो वो वज़ीर दाखिला के ऊपर से करप्शन के इल्ज़ामात ख़त्म हो जाएंगे, फिर आईजी साहब जो है वो ईमानदार बन जाएंगे जिनका बेटा पूरे सिंध के अंदर वसूलियाँ करता फिर रहा है। तो इस तरह के बड़े बड़े हाईलाइट होने वाले इश्यूज़ पर ये एक्शन लेते हैं ताकि ये अपने आप को खुद बचा भी सकें और थोड़े अरसे के बाद वही चीज़ें वापस उसी जगह पे आ जाती हैं, क्योंकि इनमें तो हिम्मत है नहीं। हिम्मत उस शख्स में होगी जिसके ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम न हो, कोई करप्शन की उसने कोई काम न किया हो और मेरिट पर वो आ रहा हो, तो उसको पता है कि भाई मुझे अब मेरिट पे मैं आऊँगा, मेरिट पे काम करूँगा और मज़ीद जो भी होगा देखा जाएगा। तो एक पूरा सिस्टम जो है ना आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, उसमें हर बंदा, हर अफसर जो है वो ज़्यादा माल की तलाश में है। तो उसमें इस तरह के एक्शन सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना मीडिया को और दूसरे लोगों को आंखों में आप कहते हैं ना धूल झोंकने के लिए उठाए जाते हैं इक़दामात और उसके बाद वही सिस्टम चल पड़ता है। तो चलते हैं, ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन सीटीडी जैसे बड़े एक इदारे के सरबराह को ओहदे से हटाना और वो भी इस इल्ज़ाम में कि उसने 10 करोड़ रुपए की डकैती की है और उससे पहले 2 करोड़ की, फिर जो है पूरे सिंध के अंदर अगवा बराए तावान में जो पुलिस के अफसरान मुलविस हैं वो, और जिस तरह से हसन निज़ामानी को ताजिर को उठाकर डाकुओं के हवाले किया गया और उससे पैसे लेकर उसको फिर मार दिया गया, तो ये इल्ज़ामात चलते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ इस्माइल डायरी के ऊपर केसेस और दीगर, तो डकैतियाँ तो हर जगह पे हैं। अब आते हैं सिंध के अंदर इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं वो अभी तक हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। आसिफ जरदारी के जो करीबी साथी थे इस्माइल डायरी कई महीनों से गायब हैं, न कोई अदालत में उसकी पेशी होती है, न किसी जेल में किस जेल में है उसका भी कोई अता पता नहीं है। जब से उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के हवाले से स्टेटमेंट दी सरेआम, उसके बाद उनको गायब कर दिया गया, तो अभी तक ये पता नहीं कि ज़िंदा हैं या मुर्दा हैं।
या मर चुके हैं। उनके भाई को भी रिहा कर दिया गया है और वो भाई भी जो है बाहर आके ऐसे बयानात दे रहा है जो समझ में आ रहे हैं कि ये बड़े प्रेशर के अंदर हैं। दूसरा, फिर पुलिस के अंदर जो जाली मुकाबले थे उस पर भी पूरे सिंध के अंदर आवाज़ उठाई गई और ये भी जब मैंने अपील की सिंध के लोगों को, तब उन्होंने बहुत बड़ा एक कहते हैं ना कि यकजहती और एक सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पुलिस खुद परेशान हो गई कि अब करना क्या चाहिए। और सक्खर के जाली मुकाबले में ये हुआ कि एसएसपी को जो मकतूल रज़ा हैं उनके फैमिली के पास जाना पड़ा और माजरत करनी पड़ी। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये सारा सिलसिला किया। बहरहाल अब जब फैमिली खुद बिक गई है तो हम उसमें मज़ीद कुछ नहीं करेंगे। पुलिस के ये सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन अब आते हैं इंतकामी कार्रवाइयों की तरफ। और इंतकामी कार्रवाइयों में ये देखें कि जिस तरह से इस्माइल डायरी जो आसिफ जरदारी के करीबी साथी हैं, उनको जिस तरह से गायब किया गया, अभी तक उनका पता नहीं चल रहा है कि वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं, किस जेल में हैं, कहाँ रखे गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी थी बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से और उसके बाद उनको गायब कर दिया गया है, तो कोई अता पता नहीं। और पाकिस्तान की बड़ी बड़ी एजेंसियाँ, कोई इदारे बिल्कुल खामोश हैं कि भाई एक बंदा गायब हो चुका है, उसको मारा गया है या किसी जेल में है, तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और दूसरी तरफ लाड़काना में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जो मौज़म अब्बासी हैं, जीडीए के रहनुमा और साबिक एमपीए हैं, उनके बेटे ने सियाल हाउस पर फायरिंग की है। जो साबिक वज़ीर दाखिला हैं सुहेल अनवर सियाल, उनके घर पर फायरिंग की है। अच्छा, ये वाक़या पेश आया है 29 दिसंबर को पिछले साल और उसकी एफआईआर 4-5 दिन के बाद मतलब नए साल में दर्ज की गई और उसमें मौज़म अब्बासी को भी नामज़द किया गया, उनके बेटे को भी किया गया और इस पर मामला चल पड़ा कि भाई ये इंतकामी कार्रवाई है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि जब इस तरह के मामला हों तो दोनों तरफ का मैं मौक़िफ़ सुनूँ, बात करूँ। अगर कोई करता भी है तो ठीक है, नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसके खिलाफ पीछे लग जाऊं कि ये गलत है। तो जो मुझे मालूम हुआ, सियाल बरादरी का या सुहेल सियाल के का कहना जो उसने मीडिया में बताया और उसके बाद जिस तरह की चीज़ें आई या जो उनकी बरादरी के लोगों ने मुझे बताया, वो ये कि भाई ये फायरिंग उनके घर पे हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई जब कोई घर पे आके फायरिंग करेगा तो ज़ाहिर है मैं उसको बख्शूंगा तो नहीं, ये तो मैं ऐसे तो नहीं होने दूंगा कि मेरे घर पे कोई फायरिंग करे। दूसरी तरफ जो मौज़म अब्बासी, उन्होंने भी अपने तकरीर में और लोगों को खिताब में ये कहा कि देखें जो गाड़ी गुजरी थी वो बिल्कुल हमारी थी, बगैर नंबर प्लेट की थी, वो ज़िम्मेदारी भी हम लेते हैं। फायरिंग जो है वो मेरे बेटे ने नहीं की है और फायरिंग सुहेल सियाल के घर पे नहीं हुई है। अच्छा, इसमें एक और वीडियो आ गई है नौजवान की जिसमें वो कह रहा था कि हमारी आपस में झगड़े थे और हमने एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए वहाँ से पीछा किया और पता चला कि वो जो शख्स था जिसको हम ढूंढ रहे थे वो वहीं से गुज़र रहा था, तो वहाँ से हमारी हवाई फायरिंग वगैरह का वाक़या पेश आया। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी सुहेल अनवर सियाल के घर पर फायरिंग नहीं हुई, उस एरिया में या उस सड़क पे ज़रूर हवाई फायर हुए हैं। इसके बाद JUI के रहनुमा राशिद सुमरो, फिर चांडियो कबीले के जो ख़ुद साख्ता सरदार हैं, सरदार चांडियो, वो भी चले गए और उन्होंने भी बातचीत की और पता चला कि सुहेल सियाल इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं नहीं मानूंगा और FIR दर्ज होगी और FIR दर्ज हो गई। इसको पॉलिटिकल रंग दिया गया। अब कहने का मकसद ये कि इस तरह के मामलात जो हैं वो सूबे सिंध के अंदर हो रहे हैं और पुलिस ज़ाहिर है किसके अंडर है। मैंने एक रहनुमा से पूछा पीपल्स पार्टी के कि भाई देखें इस दौर में कौन सा ऐसा बंदा है जिसको सांप ने काटा कि वो आके पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा या साबिक वज़ीर दाखिला के घर पे आके फायरिंग करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं हुआ तो सही है वाक़या। बहरहाल अब इन छोटी छोटी चीज़ों पर या इस तरह के वाक़यात जो हैं सूबे सिंध के अंदर जो नहीं होने चाहिए, किसी के घर पे फायरिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको लेकर आप एक बंदे के ऊपर FIR काटते हो, फिर पुलिस पर प्रेशर डाला जाता है कि उसको गिरफ़्तार करो। अब इसके पीछे एक और मामला ये है कि मौज़म अब्बासी ने साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के करीबी साथी थे दिलबर सिंधी, उनको बड़ा सपोर्ट किया जब वो जेल में थे, लाड़काना के जेल में थे। तो मौज़म अब्बासी ने उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा था उसमें बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया और उसको वहाँ से आज़ाद करवा के और घर तक छुड़वाया, ज़मानतें करवाईं और बहुत कुछ था। तो इसलिए ये जो मामला थे कि पीपल्स पार्टी वाले ये तलाश में थे कि कहीं ऐसा मौका मिले जिसमें मौज़म अब्बासी को फ़िक्स किया जाए, ये तासुर भी है और इसकी वजह से मौज़म अब्बासी को
इसमें फ़िक्स किया गया। अब दूसरा मामला आता है पीर पगारों का। पीर पगारों साहब मंजर से गायब हो चुके हैं। जैसे इलेक्शन हुए और उसके बाद उन्होंने तजल्लियाँ दिखाई कि हम पाक सिंध के अंदर हुकूमत चलने नहीं देंगे, सिंध की शाराएँ बंद होंगी, धरने लग गए। और 2 धरनों के बाद फिर पता चला कि हिसाब किताब पे मामला आया कि एक एहतजाज पर 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च आए, जो अभी कोई करने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद पीर पगारा साहब ने ये भी कहा कि इमरान खान को जो है वो अगर चोर है तो हम भी चोर हैं, और ये इलेक्शन पहले से ही बिका हुआ था। मुझे फ़ौज ने मैसेज दे दिया था कि आपको सीटें सिर्फ 3 मिलेंगी, अगर वो लेना चाहें तो लें, वरना। उसके बाद मैंने बेटे को भी मना कर दिया कि भाई ये भी सीट जो है ना आप ले लें, क्यों हम फ़ौज को नाराज़ करके नहीं रह सकते। अब इन तमाम बयानात के बाद अचानक पीर साहब पगारों ने ऐसी खामोशी अख्तियार की है कि इलेक्शन के बाद अब लोग परेशान हैं कि पीर साहब पगारा साहब गए कहाँ हैं, किधर हैं। अपने मुरीदों को ज़ियारतें तो करवा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख मुरीद उनको देखने आ रहे हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, मतलब रूहानी, और वो एक गद्दी के गादी नशीन हैं, लेकिन सियासी मैदान में नहीं है। अब इस वजह से लोग परेशान हो चुके हैं कि पीर साहब पगारों को या तो फ़ौज ने आंख दिखाई है या उनकी जरदारी साहब से डील हो चुकी है, क्योंकि जरदारी से भी वो बहुत क्लोज़ रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ना वो अभी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। और पीर पगारों की खामोशी की वजह से जो GDA के रहनुमा हैं, जिन्होंने उनकी वजह से पीपल्स पार्टी से पंगे लिए या पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन लड़ा, वो सारे बेयारो मददगार हो चुके हैं। सिर्फ एक छोटी सी प्रेस रिलीज जारी होती है, उसके बाद मामलात ख़त्म। इवन हुर जमात के अपने कारकुनान कत्ल होते हैं, पीर साहब खामोश। हुर जमात के जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमात दर्ज होते हैं, पीर साहब खामोश। GDA के कारकुनान अगवा हो जाते हैं, FIR दर्ज होती हैं, पीर साहब खामोश। तो एक सरबराह की जब खामोशी होती है तो उसके बाद तो भाई पूरा सिंध जरदारी के हवाले है। तो जरदारी साहब पूरा सिंध जो है वो जिस तरह बिल्डोज करते फिर रहे हैं, जैसे चाहें वो करें। अभी कैनालों का मामला है, दरिया सिंध के मामलात हैं, उस पर कहीं भी GDA नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह की सूरत हाल है, और मैं इस पर मज़ीद कल परसों एक और प्रोग्राम करूँगा। लेकिन आपको हालात हाज़रा और सिंध के हालात से बाखबर रखने के लिए मैंने सोचा कि आज इतना ही काफ़ी है प्रोग्राम करना, और फिर नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन उसमें भी दूंगा और सनसनीखेज़ इंकशाफात से भरपूर प्रोग्राम करेंगे। थैंक यू सो मच।